आप सबका आज 27 सितंबर 2020 की शाम। कल की एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद है। सोने वाली, गोल्ड वाइट सो इम्पोर्टेंट, उसी के सिलसिले में हमने थोड़ी और जानकारी आगे निकाली कि हमें सोने से इतना प्यार क्यों है। सोना मतलब नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड, सोने से इतना प्यार क्यों है। एक छोटी सी अपडेट देना चाहूँगा उसके पहले। मेरे नानी के यहाँ एक युवा अराउंड 40 प्लस एज वर्किंग इन पुणे, तबीयत ठीक नहीं लगी उनको। वाइल ही न्यू दैट उनको कोविड था, वो गांव चले गए और ट्रेन से ट्रैवल किया उन्होंने। गांव पहुंचने के कुछ 6-7 घंटों में ही उनकी तबीयत खराब हुई। उनको गांव के लोग लेकर शहर की ओर चले, बट वो बच नहीं पाए। अभी दुविधा यह है कि उनकी तो कोविड केस कंफर्म थी। अभी उनके संपर्क में आने से पूरे परिवार और जो लोग उनकी मदद कर रहे थे वो सब भी चिंतित हैं, क्योंकि मास्क, सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया था। तो डराने की बात नहीं है, बट एक छोटा सा रिमाइंडर है कि कभी भी किसी को मदद करते समय अपना भी ख्याल रखें। दूसरी बात, जैसे गांव में लोग हैं या किसी छोटे कस्बे में हैं, तो बाहर से कोई जो ट्रैवल करके आते हैं उनके ऊपर में ध्यान रखना ये सरकार नहीं कर सकती, ये सब लोगों को खुद ही करना है। तो एक छोटा सा नम्र निवेदन है आप सब लोगों से। स्वागत है अंचल और पापा आपका। इस बात का ख्याल रखें कि आपके गांव मोहल्ले में, आपकी बिल्डिंग में बाहर से ट्रैवल करके कोई आ रहे हैं तो एक एडिक्वेट प्रिकॉशन लेनी ज़रूरी है। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, और परिवार को तो जो दुख मिला है वो जाने वाला है ही नहीं जल्दी, बट समय के साथ सब ठीक हो जाता है। उम्मीद है ये भी ठीक हो जाएगा। तो अब सोने की बात पे वापस आते हैं। टॉपिक नंबर 2, डे नंबर 2 ऑन द गोल्ड। हाय अभिषेक जी। इस रिसर्च के दौरान 2-4 इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई, जो हमारे वेद काल से लेकर रामायण महाभारत तक में सोने की कितनी इंपॉर्टेंस रही है और साथ के साथ अभी भी क्या चल रहा है। तो अभी मैं एक लेटेस्ट अपडेट से चालू करना चाहता हूं। आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि अभी जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स बन रहे हैं जो कोविड के हैं, उसमें भी सोने का इस्तेमाल हो रहा है। वेरी माइन्यूट टाइनी पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल होता है। और तो क्या मेडिसिन में सोने का यूज हो रहा है? यस। 1890 में रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था कि सोने के जो कंपाउंड्स हैं वो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को मार देते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं। अब हमारे आयुर्वेद में तो पिछले 5000 साल से स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल होता रहा है, ये आपकी जानकारी में है। अब सोना जो है ये बेसिकली केमिकली इनर्ट होता है, एलर्जी नहीं पैदा करते, इसलिए खाने की सामग्री में, दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। कैंसर के इलाज में सोने के कंपाउंड्स का इस्तेमाल होता है। HIV एड्स के डिटेक्शन में जो किट होती है उसमें सोने का इस्तेमाल होता है। जैसे कल हमने आपको बताया था, रिमेटॉइड अर्थराइटिस की दवाइयों में सोने का इस्तेमाल है। मलेरिया की जो रैपिड एंटीजन डिटेक्टिंग किट होती है उसमें भी सोने का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि स्किन ट्रीटमेंट में, जैसे आप मड पैक लगाते हैं या चेहरे पे जो अलग अलग तरह के पैक्स आते हैं उसमें एक सोने का पैक भी आता है, तो गोल्ड लीफ थेरेपी ट्रीटमेंट होती है। डेंटिस्ट्री की हमने कल बात की थी कि लोग पहले से भी सोने के दांत बनवा कर लगवाते रहे हैं, वो अभी भी चालू। अभी हम ना एज अ कल्चर, हम इंडियंस, हम सोने से इतना प्यार क्यों करते हैं? तो मैंने आज इसके ऊपर अपनी रिसर्च को थोड़ा सा मोड़ा उस तरफ। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से भारतीय हाउस होल्ड, इंडियन हाउस होल्ड, आपके हमारे घर में टोटल सोना जो है वह 25,000 टन। मैं वापस रिपीट करता हूं, भारतीय घरों में 25,000 टन सोना है, जिसका टोटल वैल्यू होता है 110 लाख करोड़। अभी फिर मैंने सोचा कि ये जो इनक्यूरेबल गोल्ड बग है कि सबको सोना चाहिए, ये आखिर आई कहां से? इसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो वहां के लोग हंसते हैं इस बात पे कि मतलब भारत के लोगों को सोने से इतना प्यार क्यों है। अक्टूबर से दिसंबर तक में दुनिया भर में जितने सोना, एक्चुअली हम लोग हर साल दुनिया के टोटल प्रोडक्शन का 20-25% सोना हम ही खरीदते हैं इंडिया में। मतलब 965 टन सोना साल का खरीदना। हालांकि इस साल सोने की हालत काफी खराब है, बिकॉज बिक्री नहीं हो रही है, ऊपर से दुकान बंद है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मैंने थोड़ा देखा कि अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि रिलीजियस
मतलब धर्म के हिसाब से सोचें, कल्चर के हिसाब से सोचें, या फिर हिस्टोरिकली भी आप देखें पर्सपेक्टिव, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें सोने से इतना प्यार क्यों है। और उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल आज बात करेंगे। एक चीज याद कीजिएगा, बचपन से आपने देखा होगा, हमने भी देखा है कि हिस्टोरिकली किसी भी फाइनेंशियल मुसीबत में हम पड़ते हैं तो घर का सोना जो होता है उसको मॉर्गेज करके, उसको गिरवी रख करके आदमी अपना मुसीबत का समय निकाल लेते हैं। ये अभी से नहीं चली आ रही है, साहूकार, मनी लेंडर्स, ज्वेलर्स, बहुत पहले से चली आ रही है व्यवस्था। अभी एक कंपैरिजन आपको बताऊं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारत या राजीव जी सही बोल रहे हैं, स्वागत है आपका, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 658 टन सोना है, ऑल टाइम हाई, लेकिन भारत की पब्लिक के पास 25,000 टन सोना है। ये इंटरेस्टिंग बात है। पापा लिख रहे हैं स्नोफेलिया में तुमको भी नुनाचा स्वर्ण भस्म चलाए थे। पापा स्नोफेलिया नहीं था, दैट वाज अक्यूट साइनोसाइटिस। और मुझे याद है 12th की एग्जाम्स के दौरान में सर में दर्द रहना और साइनसेस में इन्फेक्शन होती थी, तो उसमें स्वर्ण भस्म चली थी मुझे याद है। और उस इलाज के बाद से वापस मुझे साइनोसाइटिस की तकलीफ नहीं हुई। तो नन्हा बाबा को प्रणाम है, जहां से भी वो सुन रहे हो उनको। अब सोने की कल्चरली आप इंपॉर्टेंस देखने जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन 4000 साल पहले, इवन 4000 इयर्स बैक, जो गोल्ड मतलब ज्वेलरी देखी गई है, जो फिगरीन्स मिले हैं, जो भी मूर्तियां मिलती हैं, जो भी स्टैच्यूज मिलते हैं, उसमें हमेशा से ज्वेलरी दिखाई जाती है। हाय सिमित, वेलकम। ऋग्वेद में अगर आप देखने जाएं तो जैसे जट रूप बोला गया है सोने को, हिरण्य भी कहा जाता है। राजीव जी आप सही बोल रहे हैं कि बुरे दिनों के लिए बचत होता है सोना, इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट, एब्सोल्युटली राइट। तैत्तिरीय संहिता के हिसाब से सोना कैसे निकाला जाए और कैसे वॉश किया जाए, ये चर्चा आपको देखने मिलेगी वैदिक काल में। तो यहाँ तक कि जो सिंधु नदी थी उसको हिरण्यमया बोला गया है, और सरस्वती नदी को हिरण्यवर्तिनी। तो मतलब इन नदी के तलों में सोने के कण पाए गए हैं हिस्टोरिकली। वैदिक पीरियड में गोल्डन करेंसी की बात भी है, अष्टप्रद, ये कटक संहिता में बोला गया है। हालांकि हमें कुछ उसके फिजिकल एविडेंसेस नहीं मिले, बट ये मेंशन्ड है। वैदिक काल से सोने को एज अ गिफ्ट मीडियम दिया जाता था, और जो डॉरी की प्रथा है, दहेज की जो प्रथा है, अभी नेगेटिव हो गई है कि जबरदस्ती में दिया जाए। अदरवाइज बाप अपने बच्चों को, बेटी को एज ए गिफ्ट देते थे, और उसमें सबसे प्रेफर्ड मीडियम जो गिफ्ट देने का था वो सोना था। कि इनफैक्ट आप देखने जाएंगे तो अभी भी ये आप कल्चरली देखेंगे कि लोग चाहे जिस कल्चर से हो, अगर डॉरी की प्रथा चल रही है तो बचपन से छोटा छोटा सोना खरीद कर रखते हैं। अक्षय तृतीया में, दिवाली में, धनतेरस में, ऐसे ऐसे कुछ है कि सोना खरीदें और उसको जमा करते रहें। राजीव जी आप बोले बट नो डेटा अबाउट टेम्पल गोल्ड। आज मैंने भारत के मंदिरों की, टेम्पल की गोल्ड की डेटा भी निकाली है। तो पुष्कर भाई स्वागत है आपका, रुकिएगा और इसको सुनिएगा, बहुत जल्दी आ रहे हैं हम। भारत में कितना सोना हमारे मंदिरों में है। तो ये जो गोल्ड एज अ गिफ्ट, गोल्ड एज अ, वो चलता रहा है बहुत पहले से। अभी अगर आप मैथोलॉजिकली बात करें तो सोने का तो महत्व रामायण में बहुत ज्यादा है। मतलब खाली ये सोने की लंका ही नहीं, अगर आप सीता माँ के जन्म की बात करें तो वो जो कहानी है उसमें राजा जनक जो जिनको सीता एक बास्केट में मिली थी, तो वो जो हल चला रहे थे वो भी सोने का था। वो प्योरिटी एक तरह से दिखाता है। जब भी राम वनवास के लिए जा रहे थे तो सीता अपने सारे ऑर्नामेंट्स हटाने लग जाती हैं, तो वहाँ के लोग और खासकर औरतें मना करती हैं कि अशुभ होता है, अमंगल होता है कि घर की जो बहू है वो अपना सोना हटाए। और आपको याद होगा कि जब भी सीता माता का हरण रावण ने किया था तो पूरे रास्ते अपने गोल्डन ऑर्नामेंट्स गिराती गिराती गई थी और लंका तक उन्होंने ट्रेल छोड़ी थी। इनफैक्ट लंका को तो गोल्डन सिटी बोला ही जाता है, बट अगर आप याद करें तो सीता जी जब भी अशोक वन में थी तो भी उन्होंने, क्योंकि वो दुखद हालत में है, तो उन्होंने अपने सारे जो स्वर्ण आभूषण थे उनका त्याग कर दिया था। और अंत में रामायण में आपको ये चर्चा मिलेगी कि एक बार सामाजिक दबाव में आके जब भी राम ने सीता जी को अपने
राज्य से, अपने घर से निकाला, बट यज्ञ में उन्होंने सीता माँ की एक अश्वमेध यज्ञ जो किया था उसमें गोल्डन स्टैच्यू बना के और उनकी पूजा की थी। तो ये थोड़ी सी आपको रेफरेंस जो आप हिस्टोरिकली देखने जाएं तो ये मिलती है धर्म के हिसाब से भी। राजीव जी बोल रहे हैं स्त्री धन के रूप में। स्त्री धन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाय सौरभ, स्वागत है आपका। चंदन बख्शी जी वेलकम। तो अभी धर्म में हर जगह आपको रामायण में, महाभारत में और हमारे जो देवी देवता हैं सब सोने से अटे पड़े हैं। तो आपको बचपन से ये दिमाग में आता है कि सोना मतलब पवित्र चीज है, अच्छी चीज है। अभी एक छोटी सी आपको स्टोरी बताना चाहते हैं। दुनिया के सबसे रिचेस्ट टेम्पल्स में एक है तिरुपति, जिसमें ये बोला जाता है कि श्री वेंकटेश्वर जी जो कि भगवान विष्णु के ही रूप हैं, तो भगवान वेंकटेश्वर जी गरीब थे, पैदाइशी गरीब थे, बट उनकी जो शादी की जो इच्छा थी तो वो चाहते थे कि उनकी शादी प्रिंसेस पद्मावती से हो। अब पद्मावती प्रिंसेस जो हैं वो भी लक्ष्मी की ही एक अवतार हैं। तो जब भी वो शादी के लिए राजा के पास गए तो राजा ने बोला कि आप ना एक काम कीजिए, आपके पास इतना सोना होना चाहिए जितना मेरे पास है, तब जाके मैं आपको अपनी बेटी का हाथ दे सकता हूँ। तो श्री वेंकटेश्वर भगवान वो गए कुबेर के पास, जो कि हमारे हिंदू धर्म में जिनको धन का गुरु वो माना गया है, कुबेर यू कैन से इन टर्म्स ऑफ ट्रेजरर हैं जैसे वो। तो उन्होंने श्री वेंकटेश्वर जी ने कुबेर से लोन लिया उतना सोना, और ये कहा जाता है कि आज भी जो तिरुपति बालाजी के भक्त हैं वो आज भी डोनेशन इसलिए चढ़ाते हैं कि आज भी भगवान वो लोन चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक मिथक है। तो माइथोलॉजी के हिसाब से भी ये प्रचलन है कि सोना इंपॉर्टेंट है शादी के लिए। सोना आपको एज ए लोन आपको उठाना पड़ सकता है। राजीव जी लिख रहे हैं सीता खुद गई थी, इट वॉज हर डिसीजन। डिबेटेबल सर। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि राम राज्य में सबसे ज्यादा तकलीफ सीता को ही हुई थी। कभी दूसरे दिन बात करेंगे। हालांकि राम के लिए बहुत श्रद्धा है, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको ऐसे ही नहीं बोला जाता है, तो दूसरे दिन की टॉपिक है। आप हिस्टोरिकली देखने जाएं तो चांदी के सिक्के भारत में देखे गए 250 बीसी से, मतलब ईसा पूर्व, आज से मतलब आप अगर देखने जाएं तो मान लीजिए अभी 2020 में हम हैं, उसमें 250 साल और ऐड कर दीजिए, तो मतलब एक 2300-2400 साल पहले से चांदी के सिक्के भारत में देखे गए हैं। हालांकि सोने का सिक्का 250 एडी में गुप्त वंश में, गुप्ता डायनेस्टी जो थी, जो पाटलिपुत्र से शासन करते थे, उस समय पहला सोने का सिक्का भारत में देखा गया। आपको एक जानकर और भी इंटरेस्टिंग लगेगी, इतने सारे साल बीतने के बाद भारत ने फिर से सोने का सिक्का निकाला है। ये लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो रिजर्व बैंक के थ्रू और भारत सरकार के थ्रू वो सोने का सिक्का खरीद सकते हैं, जिसमें एक तरफ गांधी जी हैं और दूसरी तरफ अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ है। दुनिया के कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में अभी भी वो सोने का सिक्का निकालते हैं, रशिया में निकालते हैं, और वो आप एज अ पैसा दे सकते हैं। जो सोने की वैल्यू है दैट्स अ लीगल टेंडर, तो उसको एज अ करेंसी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी बात। आप लोगों में से कुछ लोगों ने असरफियां देखी होंगी, तो अलग अलग शासन में सोने के सिक्के बाद में निकलते रहे हैं, और जो राजा आते थे वो अपना सोने का सिक्का निकालते थे। अभी तो जो गुप्त वंश का टाइम था उसको गोल्डन एज बोला गया है, कि उस समय सोने का सिक्का चला था और काफी समृद्धि बढ़ी थी पूरे देश में। हालांकि एक बात और है जो कि हिस्टोरियंस बताते हैं कि एज अ कंट्री हम लोग यूनिफाइड नहीं थे। तो छोटे छोटे शासन थे, छोटे छोटे राज्य थे। बहुत कम समय में, जैसे गुप्त के अंदर में या अशोक के अंदर में, ये पूरा यूनिफाइड हुआ है। फिर भी दक्षिण कटा ही रहा था हमेशा। तो कई बार ये हुआ कि कुछ लोग जीवन काल में ही एक नहीं 2-3 शासन बदल जाते थे। और शासन बदलने का मतलब क्या है कि नया राजा आएंगे, नया सिक्का निकालेंगे। अगर वो सिक्का सोने का है तो अगले राजन में भी चल जाएगा, अगले राजा के टाइम में भी चलेगा। अगर मान लीजिए किसी दूसरे मेटल का है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती थी। तो लोगों को ये समझ में आने लगा कि अगर हमें हमारी पीढ़ी के लिए कुछ बचा के रखना है तो जमीन भी लोग कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन सोना हाई वैल्यू है तो इसको छुपाया जा सकता है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जिसको हेयरलूम बोलते हैं, कि ट्रेडिशनली जो आपकी दादी से, आपकी नानी से आपके घर में वो सोना चला आ रहा होता है, तो एक तरह से वो
फैमिली की सेविंग्स हैं। ये राजा बदलेंगे तो सिक्के बदलेंगे, लेकिन सोने की वैल्यू चाहे जो भी राजा रहे वो रही। तो लोगों के दिमाग में ये भी आया कि राजा तो आते जाते रहेंगे लेकिन सोना परमानेंट है, इसलिए प्रेफर्ड मीडियम ऑफ स्टोरेज ऑफ वेल्थ बन गए। दूसरी जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डॉरी देने में भी ये सोना मदद करता था और लोग जमा करते थे छोटा छोटा हिस्सा कि बाद में बेटी बड़ी होगी, शादी होगी तो उस समय हम सोना देकर के उसकी शादी अच्छे से कर पाएंगे। 1857 में पूरे भारत में अंग्रेजों ने पहली बार एक सिंगल करेंसी चलाई। उसके पहले भी छोटे छोटे राज्यों में अपने अपने हिसाब से उनकी करेंसी चल रही थी। जैसे आप मेवाड़ जाएं तो वहां अलग करेंसी है, बड़ौदा के राजा की अलग करेंसी है, ट्रावनकोर जाएं तो वहां अलग करेंसी चल रही होती थी। तो 1857 में पूरे देश में अंग्रेजों के दौरान एक नए पैसे की चलन चालू हुई। हालांकि हिस्टोरिकली हमें जो सोने में हमारा जो भरोसा था, जो सोने को हम इंपॉर्टेंस देते थे, वो हमेशा चलती रही और लोग अभी भी सोने में इन्वेस्टमेंट अपना चालू रखते हैं। जैसे राजीव जी बता रहे थे कि स्त्री धन है, पहले के समय में भी आज भी अगर आप देखें तो दो तरह से लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, छिपाना भी चाहते हैं। तो या तो सोना खरीद लें, नहीं तो जमीन खरीद लें। उसमें सोने में छुपाना ज्यादा आसान होता है क्योंकि जमीन तो दिख जाती है। एक और फैक्टर जो कि आज के समय में सोने की इंपॉर्टेंस को और बढ़ा देती है, आप लोगों ने जैसे सुना होगा कि जैसे पिछले साल कुछ बैंक फेल हुए, पीएमसी बैंक, जिसमें हमारी सोसाइटी के पैसे भी अभी भी अटके पड़े हैं। तो बैंक में आपके भले 5 करोड़ हो कि 10 लाख है कि 20 लाख है, सरकार जो इंश्योरेंस देती है, गारंटी देती है कि बैंक डूबने पे आपको भारत में 1 लाख रुपया मिलेगा। तो आपके पास 10 लाख है तो भी आपको 1 लाख मिलेगा, आपके पास 500 करोड़ है तो भी आपकी गारंटी वो 1 लाख रुपया ही है। हालांकि यूएसए में वो जो $1 लाख की जो अमाउंट थी, उसको बढ़ा के $2.5 लाख किया गया। अब खाली एक मोटा मोटा आपको फर्क बताना चाहूंगा। 1 लाख रुपया अगर कोई नॉर्मल जो मिडिल क्लास के लोग हैं, बैंगलोर में चाहे बॉम्बे जैसे शहर में रहें, तो 1 लाख रुपए में शायद 4-5 महीने का किराया निकल जाए घर का। लेकिन वही $2.5 लाख जो कि अमेरिकन सिस्टम में बैंकिंग इंश्योरेंस है कि अगर बैंक फेल होंगे तो $2.5 लाख सरकार देगी। ये $2.5 लाख एक शिकागो जैसे शहर में एक दंपति 4 से 5 साल रह सकते उस पैसे से। तो आप समझिए फर्क कहाँ। 1 लाख रुपया जिसमें आप 4-5 महीने की रेंट दे सकें या फिर जिंदगी कुछ महीने चला सकें, बशर्ते $2.5 लाख जिसमें आप 4-5 साल एज अ कपल रह सकते हैं। तो ये जो शेकी बैंकिंग सिस्टम है हमारे यहाँ का, उससे भी लोगों को ये लगता है कि सोना फिर भी ज्यादा सुरक्षित है। और ये तो हम पढ़े लिखे लोगों की बात कर ले तो, और अगर गांव में जाएं, रूरल सिस्टम में जाएं, तो वहां तो एक पूरा तबका है जो कि बैंकिंग को मानता ही नहीं और ट्रेडिशनली जो भी घर का पैसा है उसको सोने में ही या फिर जमीन में ही इन्वेस्ट करके रखा गया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी निकल के आई जो आप सबको, जो बच्चे उनको नहीं मालूम होगा, बट 90 के जो बच्चे हैं उनको याद होगा। जब भी चंद्रशेखर जी की सरकार थी तो मतलब गोल्ड का इंडिया के कंट्रीब्यूशन में टोटल क्या हाथ है वो बताना चाहूंगा आपको। 1991 में भारत अपने सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे और चंद्रशेखर जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बच्चे थे हम तभी, 10वीं में चले गए थे तभी। तो 1980 का जो दशक निकला है उसमें पुअर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी और पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी उतना अच्छा नहीं था, जो मैं नहीं बोला, हिस्टोरियंस बोलते हैं। उसके हिसाब से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो नीचे जाने लगी और इंडिया ने स्लोली अपने बायर्स, जो खरीदारी करने वाले लोग थे, उन्होंने इंडिया का साथ छोड़ा। और साथ के साथ आपको याद होगा इराक की जो लड़ाई हुई थी, विकी बोले नाउ इट इज 5 लाख इंश्योरेंस रिवाइज दिस ईयर। ओह फैंटास्टिक विकी, प्लीज शेयर दैट लिंक बिकॉज एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स जो मैंने देखा था उसमें अभी भी 1 लाख ही दिख रही थी। अगर 5 लाख हो गया तो अच्छी बात है। सो 1980 में जो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को नुकसान पहुंचाया और तेल के दाम इतने बढ़े कि 1991 के जनवरी में भारत के पास जो फॉरेन रिजर्व होता है वो $1.2 बिलियन था, जो कि जून तक आते आते घट के उसका आधा हो गया। केवल हमारे पास $0.6 बिलियन रह गए थे और ये इतना कम था कि भारत के पास खाली 3 सप्ताह का तेल खरीदने लायक पैसे बचे थे। मतलब द गवर्नमेंट वॉज ऑन अ वर्ज ऑफ बीइंग अ डिफॉल्टर।
और इसके लिए नतीजा क्या हुआ कि भारत को अपनी जो करेंसी है उसका डीवैल्यूएशन करना पड़ा एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज करेंसी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तभी 67 टन गोल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 बैंकों को भेजा। 47 टन गोल्ड गया बैंक ऑफ इंग्लैंड को और 20 टन गया यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को। मोबाइल का युग नहीं था और तभी लैंडलाइन भी काफी कम ही हुआ करते थे। तो उस समय के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि रिजर्व बैंक मुंबई से सोने को एक वैन में डाल करके 47 टन और जब भी भेजा जा रहा था, अब उसके आगे पीछे तो सिक्योरिटी की गाड़ियां चल रही थी, बट अब दुर्भाग्यवश उसी वैन की टायर पंक्चर हो गई हाईवे पे और तभी इमीडिएटली उस वैन के आजू बाजू सारे सिक्योरिटी के लोग आ गए। तभी मोबाइल कैमरा तो था नहीं कि लोग मोबाइल से फोटो खींच लें या देखें या ट्विटर पे डालें, बट किसी प्रेस के फोटोग्राफर ने फोटो निकाल ली थी। तो बड़ी सांसत में आए वो लोग, जल्दी से टायर चेंज किया गया और वो सोना वापस बैंक ऑफ इंग्लैंड बाई प्लेन भेजा गया। हालांकि अच्छी बात यह हुई कि 1992-93 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई जो पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में हुई थी और तभी मनमोहन सिंह जी फिनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल हुई उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी अच्छी हुई पहले के मुकाबले में। और एज लॉन्ग एज 2009 18 साल लगे टोटल उस वाकये को, सोना जो देश से गया था उस सोने को वापस लेके आने में 18 साल लगे। और भारत सरकार जो हमारी अभी की सरकार है उसने न केवल वो पुराना सोना लेकर आए बल्कि टोटल 200 टन सोना इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वो रिटर्न अपना लेके आ पाए। तो ये अभी फिल्म भी बन सकती है उसके ऊपर, वैन टायर बर्स्ट हो जाना और एक साथ 47 टन सोना एक गाड़ी में जा रहा होना, ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और अभी के समय में तो हंगामा हो जाए, लेकिन उस समय ये निकल गया। थैंक यू विकी फॉर द लिंक, बड़ी खुशी की बात है। तो विकी कंफर्म कर रहे हैं कि बैंकिंग इंश्योरेंस जो है वो 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बट हालांकि ये भी अभी ये सोचने की भी बात है कि 20 लाख वाले को भी 5 लाख और कम वाले को भी, तो उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। बट 1 लाख से 5 लाख इज अ वेरी वेरी गुड मेजर आई वुड से। बिजनेस स्टैंडर्ड मार्च 2016 की आर्टिकल है, 24 मार्च की आर्टिकल है। और राजीव जी ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर में, उन्होंने पूरा एक कैटलॉग किया है कि भारत के कौन से टॉप 7-8 मंदिर हैं और उनके पास कितना सोना है। और टॉप ऑफ द टॉप है पद्मनाभा स्वामी टेम्पल केरला। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की टीम के सामने जो उनके वॉल्ट्स खोले गए, सीक्रेट वॉल्ट्स खोले गए, 5 सीक्रेट सेलर थे जिसके अंदर में सोना, टोटल सोना वहां पे मिला है 1300 टन, जिसकी टोटल वैल्यू होती है $22 बिलियन। 1300 टन सोना पद्मनाभा स्वामी टेम्पल केरला में है। और मैंने ये चेक करने की कोशिश की कि वेटिकन के पास कितना है। वेटिकन का टोटल जो वर्थ मनी है, जब उतना ज्यादा सोना नहीं उनके पास, 8 बिलियन के आसपास है। और पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के पास खाली 1300 टन $22 बिलियन का खाली सोना है। इसमें हीरे जवाहरात की बात नहीं की गई है, उनके पास हीरा जवाहरात भी बहुत सारा है। तो नंबर 1 पे है पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, 1300 टन सोना। नंबर 2 श्री वेंकटेश्वर टेम्पल तिरुमला, जिनको हम प्यार से बालाजी का मंदिर बोलते हैं। बालाजी के मंदिर में हर महीने, अभी तो बंद है, जब भी मंदिर चालू रहती है तो हर महीने 100 किलो सोना चढ़ता है। 100 kg गोल्ड पर मंथ डोनेट लोग जाते हैं और चढ़ाते हैं उस सोने को। अभी दैट गिव्स यू द एवरेज ऑफ 1.2 टन्स पर एनम, मतलब 1.25 टन उनको सोना हर साल चढ़ावे में मिलता है। टोटल जो उनके पास सोना है बालाजी, तिरुपति बालाजी टेम्पल के पास, इसको 250 से 300 टन सोना है उनके पास, जिसकी वैल्यूएशन है $11 बिलियन। इसमें से 4.5 टन सोना तो उन्होंने बैंक में रखा हुआ है। और आपको विकी ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि वो जो 4.5 टन सोना जो बैंक में रखा हुआ है उसका हर साल इंटरेस्ट होता है 80 किलो प्योर सोना। और अभी के कोविड के समय में इवन द पद्मनाभा स्वामी टेम्पल
वो भी ये विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे, हाँ आप सही बता रहे किंग ऑफ ट्रावनकोर, बट अभी किंग के पास नहीं है, ट्रावनकोर देवस्थानम बोर्ड है। तो जैसे तिरुमला तिरुपति संगठन जो है, तो सरकार क्वासी तौर पे उसको चलाती है, ऐसे शिरडी का भी है, तो जो लोकल गवर्नमेंट जो बॉडी होती है वो चलाती है। हालांकि देवस्थानम बोर्ड जो है उसमें तो आईएएस ऑफिसर्स बैठते हैं और बाकी जनता के लोग भी होते हैं। हाय दिबांशी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो मतलब 4.5 टन सोना जो है उनका तिरुमला तिरुपति बालाजी का, उससे 80 किलो इंटरेस्ट हर साल आता है। नंबर 3 पर आती हैं माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी का गोल्ड वॉल्ट जो है, जो संग्रह है सोने का, वो है 1.2 टन, मतलब 1200 किलो टोटल सोना है, जिसमें से एक एवरेज निकाला उन्होंने, 2014 की डेटा है, तो पिछले 2014 तक 5 साल में उनको 193 केजी सोना चढ़ाया गया था चढ़ावे के तौर पे। उसमें एक हंसी की बात आपको ये लगेगी, उसमें से 43 केजी सोना नकली था। अभी पता नहीं जो चढ़ाने वाले थे उनको जेलर ने ठग लिया कि उन्होंने खुद ही जाके नकली सोना चढ़ाया, भगवान जाने। मुंबई में जो हमारे सिद्धि विनायक बप्पा का जो मंदिर है, यहाँ उनकी 160 केजी गोल्ड डिपॉजिट है, मतलब 160 किलो सोना ज्वेलरी के तौर पर है सिद्धि विनायक मंदिर में। शिरडी के साईं बाबा उनसे ज्यादा है, और शिरडी के साईं बाबा के पास 376 किलो सोना है टोटल आभूषण के तौर पे। श्री कृष्ण टेम्पल गुरुवायूर, इंसिडेंटली लास्ट मई में हम सब लोग गए हुए थे, काफी पुरानी मंदिर है, केरला में त्रिशूर के पास में है। गुरुवायूर जगह ही है जहां पे आप जाकर उसको देख सकते हैं। उनका गोल्ड एस्टिमेट है, कोई मतलब जानकारी ऐसी पक्की नहीं है, 2 टन माना जाता है कि उनका जो गोल्ड की डिपॉजिट है वो 2 टन की, मतलब 2000 किलो। अब आते हैं जगन्नाथपुरी ओडिशा, 208 किलो की ज्वेलरी है। बाकी वहां पे बताया जाता है कि ऐसे इतने सारे सेलार्स हैं जिसको अभी तक कोई खोला नहीं है, और उसके ऊपर ये भी है कि उसमें नाग देवता का वास है, जो खोलेगा वो मर जाएगा, और वो सब तो धर्म और आस्था के नाम पर और उसको भगवान का सोना माना जाता है, इसलिए इसमें सरकार और कोर्ट भी थोड़ा संभल के ही चलते हैं। हालांकि अभी जो राजीव जी बता रहे थे ट्रेजर ऑफ द किंग, ट्रावनकोर की जो करंट रॉयल फैमिली है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू से कि not entirely but somehow some part of it should belong to the family, but that is sub judice, क्योंकि उन्होंने एज एक टाइम पे दान दे दिया था। हालांकि उनका जो मंदिर है वो सभी वो राज परिवार चलाता था, अभी वो मंदिर का जो कार्य पालन है, जो चलाना है, दैट रनिंग ऑपरेशन इज बीइंग डन बाय इंडिपेंडेंट बॉडी, देवस्थानम बोर्ड बोलते हैं उनको। तो जगन्नाथपुरी की बात होगी। बाद में हमारे सोमनाथ है, तो सोमनाथ मंदिर में कम है सोना, 35 किलो सोने का आभूषण है। तो वर्ल्ड हेल्थ गोल्ड काउंसिल के हिसाब से जो डेटा है उसमें भारत का टोटल सोने का 81% गोल्ड इज विद इंडियन हाउस होल्ड, आपके और हमारे घर में। 16% भारत का सोना है वो है अलग अलग मंदिरों में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 3% सोना है। मतलब रिजर्व बैंक के मुकाबले भारत की जनता ज्यादा अच्छे डिपॉजिट की हालत में है। हालांकि एक और चीज, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर आप देखने जाएं तो पर कैपिटा जो सोना होता है वो एवरेज ही है। अब कुछ फैमिलीज में हो सकता है ज्यादा हो। क्या तो खाली हिंदू टेम्पल्स जो हैं उन्हीं में सोना है, ऐसी बात है क्या? तो एक छोटी डिटेल देना चाहूंगा। स्वर्ण मंदिर तो आप सबने सुना होगा, 1830 में महाराजा रंजीत सिंह जी ने उस पे 65 लाख रुपए उस समय का खर्च करके टोटल 162 किलो सोने का कोटिंग कराया था 1830 में। हालांकि 1995 से 1999 के बीच में वापस रेस्टोरेशन हुई है गोल्डन टेम्पल की, और अभी जो रेस्टोरेशन हुई 99 में जो खत्म हुई, इसमें 500 किलो सोना और लगाया गया। और मजे की बात यह है कि ये जो 500 किलो सोना लगा है प्योर 24 कैरेट है। आपको जो गोल्ड ज्वेलरी में 22 और उससे कम की भी मिलती है, बट गोल्डन टेम्पल पे 500 किलो सोना जो अराउंड 140 करोड़ का था वो लगाया गया। बहुत सारे राजे रजवाड़े हैं जिनके पास अभी भी अकूत सोना और अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो इनको डेटा अवेलेबल नहीं है कि किसके पास कितना है। हमने एक छोटा सा डीप डाइव करके देखा तो टॉप की जो फैमिली आती हैं, मेवाड़ डायनेस्टी, वडियार डायनेस्टी मैसूर,
नवाब पटौदी हरियाणा, जिसमें सैफ अली खान साहब हैं उस फैमिली से, जयपुर घराना, गायकवाड़ घराना, जोधपुर घराना, एक एक घराने की जो प्रॉपर्टी है वो 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ के हिसाब से है। तो कई लोगों का ये मानना है कि हमारा जो सोने का प्यार है और सोना हम इतना रखते हैं, ये एक डेड इन्वेस्टमेंट होती है। तो सरकार भी इसके ऊपर में काफी सोच रही है। और आपको याद होगा कुछ साल पहले, विकी आप करेक्ट करेंगे मुझे, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई थी कि आप घर में सोना ना रखें, उसको डिपॉजिट करें, बट और फिर उसको आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। हालांकि एक प्रॉब्लम ये थी कि आप मान लीजिए अपना पुराना सोना ले जाकर सरकार को दें, उस सोने को बाद में गला कर रखा जाता है और जब भी आप विड्रॉ करना चाहें तो आप पैसे ले लें या फिर सोने के बिस्किट, या तो आपकी जो ज्वेलरी थी वो टूट जाती है। तो अभी जो कोविड के दौरान अभी गोल्ड मार्केट हिली है, डिमांड कम हो गया है, तो सरकार वापस से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात कर रही है, जिसमें कि लिमिट को भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि एक स्त्री को पहले ऐसे था कि एक विवाहित स्त्री 500 ग्राम सोना, अविवाहित जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको 200 ग्राम सोना, और एक मर्द 100 ग्राम सोना रखे तो उसको सीज नहीं किया जा सकता। अभी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो पुश्तैनी सोना है उसके लिए आप बिल कौन सा ला के देंगे। तो ये थोड़ी सी मुसीबतें थी, जिसको उम्मीद है कि ये जो सरकार है इसके ऊपर काम करेगी और आपका जो सोना है वो उसी हालत में आपको वापस मिले, ना कि आपको आपकी जो मान लीजिए आपकी दादी का जो सोना है या फिर नानी का या उससे भी पुराना, तो उससे इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, तो कोई नहीं चाहेगा कि वो खो जाए। प्लस सोना जो आपने डिपॉजिट किया उसके ऊपर कितनी गारंटी है, पैसे पे तो 5 लाख की गारंटी विकी ने बताया। तो ये सब थोड़ा, हालांकि जो गोल्ड काउंसिल है और जो ज्वेलर्स हैं वो बोल रहे हैं इस लिमिट को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये 1990-91 की बात थी और स्त्री धन में प्रति विवाहित स्त्री को 1 किलो सोना, बच्चों को 500 ग्राम सोना और जो मर्द है उनको 250 ग्राम सोना अगर रखें तो उसमें सवाल नहीं पूछना चाहिए, उनको सीज नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अभी कैसी आती हो और क्या लोग फायदा उठा सकते हैं उसका। हालांकि एक बताना चाहूंगा मोटा मोटा, जो इंटरेस्ट गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर में अगर आपने सोना डाला तो आपको जो इंटरेस्ट होती है वो नॉन टैक्सेबल होती है, उसमें टैक्स नहीं जाता। साथ में इनकम टैक्स के साथ भी उसको जोड़ने की बात चल रही है। तो मोटा मोटा ये है कि सोने से जो प्यार है हमारा, गोल्ड, वो बढ़ता ही जा रहा है। और अभी आप सोने के दाम देखेंगे तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ हमेशा की तरह, क्योंकि इस कोविड ने पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को जो हिलाया है तो वापस में बेसिक्स पर लोग सोचना चालू हो गए। तो क्या सोने की चमक कम होगी आगे के सालों में? मुझे नहीं लगता। और ये थी हमारी डीप डाइव सोने के ऊपर में। आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कुछ जानकारियां नहीं मिली होंगी। राजीव जी लिख रहे हैं एक्चुअली इट वाज ट्रेडिशन फॉर सेविंग प्लेस्ड इन टेम्पल। ये आप सही बता रहे हैं, बहुत जगह पे अभी जैसे वेटिकन की बात करें तो वो तो एज अ बैंक भी काम करती है बाकी लोगों के लिए। तो थैंक यू पापा, थैंक यू अभिषेक, राजीव जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। पुष्कर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सौरभ, Vicky, thanks for that clarification. 5 lakhs. That is also good information that you shared. So thank you so much. Let's meet next week. Stay healthy और एक अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस आप सबको मिलते हैं। तब तक के लिए विदा। थैंक यू।